द फैक्ट कि हम इन्वेस्टमेंट डिसीजन स्टडी कर रहे हैं, और इन्वेस्टमेंट डिसीजन जब हम स्टडी कर रहे हैं तो उसमें हमने डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ इवेल्युएटिंग इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स वो हमें स्टडी करनी है, और जो कि मैंने शुरू में भी बताया कि वो दो इंपॉर्टेंट कैटेगरीज में हम डिवाइड करते हैं, ट्रेडिशनल टेक्निक्स विच आर नॉन डिस्काउंटिंग टेक्निक्स एंड टाइम एडजस्टिंग और डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक्स। और हमारा एम्फेसिस इसी बात पर रहता है कि देखिए डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक्स आर रॉबस्ट, बेटर, और एज ए स्टूडेंट ऑफ फाइनेंस हमें वो समझ आनी चाहिए। तो उन्हीं टेक्निक्स को समझाने के लिए मैंने आज एग्जांपल्स लिए और नेट प्रेजेंट वैल्यू टेक्निक को समझाया, और फिर उसके बाद इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न टेक्निक को समझाया। जब हमें ये दोनों टेक्निक समझ आ जाएंगी, नेट प्रेजेंट वैल्यू टेक्निक और IRR, और इसके बेस में, दोनों टेक्निक के बेस में जो नेट प्रेजेंट वैल्यू है वही है। और नेट प्रेजेंट वैल्यू को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको टाइम वैल्यू ऑफ मनी की कॉन्सेप्ट समझ आनी चाहिए, क्योंकि जब हमको टाइम वैल्यू ऑफ मनी की कॉन्सेप्ट समझ आती है तभी हम उसकी डिस्काउंटिंग के रैशनल को समझते हैं। तो जब हम डिस्काउंटिंग के रैशनल को समझ रहे हैं तो हमें ये समझ आ रहा है कि देखिए डिस्काउंट रेट हम कोई भी जो ले रहे हैं उसका रियल इकोनॉमी से, स्टेट ऑफ द इकोनॉमिक अफेयर से कुछ कनेक्शन है, रिस्क से कुछ कनेक्शन है, इन्फ्लेशन से कुछ कनेक्शन है। तो जब इन्फ्लेशन से, टाइम से, रिस्क से जब हम उसके कनेक्शन को देखते हैं तो हमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी की कॉन्सेप्ट समझ आती है, और उस टाइम वैल्यू ऑफ मनी की कॉन्सेप्ट को ही हम नेट प्रेजेंट वैल्यू टेक्निक में अप्लाई कर रहे हैं। जब हम इसे नेट प्रेजेंट वैल्यू टेक्निक में अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें अभी हम रिस्क फैक्टर को नहीं स्टडी कर रहे हैं, हम सिर्फ टाइम की एडजस्टमेंट कर रहे हैं जिसमें इन्फ्लेशन की एडजस्टमेंट भी शामिल है। क्योंकि इन्फ्लेशन को हम कैसे सेपरेट करें वो हमें समझ नहीं आता है। कॉन्सेप्चुअली हम कर सकते हैं, कॉन्सेप्चुअली हम कह सकते हैं कि मान लीजिए इकोनॉमी ऐसी है जिसमें अगले 50 वर्ष में कोई इन्फ्लेशन नहीं होना है, उसके बावजूद भी हम करंट टाइम को फ्यूचर टाइम के मुकाबले ज़्यादा वैल्यू करेंगे। जो करंट टाइम में कैश फ्लोज हैं उसकी वैल्यू को हम फ्यूचर टाइम के कैश फ्लोज से ज़्यादा लगाएंगे। यानी कि 100 रुपये जो आज मिल रहे हैं और जो 100 रुपये 10 साल बाद मिल रहे हैं, उसमें जो 100 रुपये आज मिल रहे हैं उसकी वैल्यू ज़्यादा है। तो उस सेंस में टाइम की एक अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू भी है, लेकिन उसमें यदि इन्फ्लेशन का कंपोनेंट जुड़ जाता है तो हमें उतना एक्स्ट्रा डिस्काउंट करना पड़ता है। तो जनरली जब हम टाइम एडजस्टमेंट कर रहे हैं तो उसमें टाइम के साथ साथ ये इन्फ्लेशन का फैक्टर भी कहीं ना कहीं आ ही जाता है, क्योंकि इसको सेग्रीगेट करना मुश्किल है। तो इसलिए हम इन दोनों कंपोनेंट को लेकर के चलते हैं, और इसको ध्यान में रखते हुए हम नेट प्रेजेंट वैल्यू टेक्निक को समझ रहे हैं। जब हमें नेट प्रेजेंट वैल्यू टेक्निक समझ आ जाती है तो अब हम अपने इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स को, वो चाहे जितने भी कॉम्प्लेक्स हों, हम उसको उतनी लेवल की कॉम्प्लेक्सिटी से उसको अंडरस्टैंड करके, ग्रैस्प करके उसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। उसको समझने के लिए हमने सिंपल से शुरू किया। उस सिंपल में तीन ही चीजें इंपॉर्टेंट है, अमाउंट ऑफ कैश फ्लो, टाइम ऑफ कैश फ्लो एंड द रेट ऑफ डिस्काउंट। यदि ये तीन चीजें हमें पता है और हमें डिस्काउंट लगाना आता है, यानी कि डिस्काउंट लगाने के लिए हमें नेट प्रेजेंट वैल्यू की जो टेबल है, जिसे हम PVF टेबल कहते हैं, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर टेबल कहते हैं, जो कि हर किताब के पीछे दी हुई है, जो कि आपकी फाइनेंस की बुक है, उसको कंसल्ट करना, उसको स्टडी करना हमें आना चाहिए। एग्जामिनेशन में आपको वो टेबल रेफरेंस के लिए प्रोवाइड की जाती है, तो आपको उस टेबल को रटना नहीं है, लेकिन वो टेबल कैसे कैलकुलेट होकर के बनी है वो समझना है। जब आप अपनी किताब की बैक पे देखेंगे तो उसमें प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर टेबल भी है और फ्यूचर वैल्यू फैक्टर टेबल भी है, दोनों दे रखी है। इनफैक्ट 5 टेबल्स उसके अंदर दी हुई हैं। आज मैंने उसमें से 2 ही टेबल को एक्सप्लेन किया है, और ये सारी की सारी टेबल्स आपस में एक दूसरे से किसी ना किसी तरीके से लॉजिकली कनेक्टेड है। मतलब आपको यदि प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर टेबल समझ आ गई तो एक तरीके से आप पांचों टेबल्स को समझ सकते हैं। तो इसलिए मैंने प्रेजेंट वैल्यू टेबल को स्पेसिफिकली एक्सेल शीट पर भी बना करके भी दिखाया है। मैं उसको ही एक बार दोबारा भी आपको दिखा सकता हूँ यदि वो टेबल, यस,
राइट। ये मैंने आपको यहाँ पर शो किया, माई प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर टेबल. नाउ आई कैन चेंज दिस टू up to 100 years. I can fill it. If you look at the textbooks, you'll find this information is not available up to 100 years. But let's say generally we don't find many, like most of the projects do not go beyond 100 years, right? And likewise, I have constructed this table for 21%. But you can construct it for the discount rate. I think 21% is a fairly high discount rate. But if you want to take a still higher discount rate, you can do that. With the 21% discount rate, the first row was not filled. I'm just filling that also. Right. So this 21% is also a very high discount rate. Most of the projects may not have that level of discount rate, because that becomes a very very high discount rate. But theoretically you can use even higher, 30% discount rate. Let's say you use 30% discount rate and you go up to 100 years. See, the problem is that if you go up to 100 years, the cash flow that you get in the 100th year, even if your discount rate is 1%, the 100-year cash flow of 1 rupee will be equal to just 36 paisa. So if you take 10%, this is 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yeah, this yellow. So let's say 9%, because this is written in exponential form. So this you are expressing it as 7.26 into or divided by 10 raised to the power 5. Okay, so that's how it is coming. So you are saying something like 0.000726. So let's say this 9%. So you're saying 1 rupee which you get as cash inflow at the end of 100 years, and you're discounting it by 9%, that is equal to not even 1 paisa, right? So therefore, such a high level of discounts will be of no significance. So we generally don't take that high level of discounts, and we generally don't find our projects are going up to 100 years. Our projects are of much, but then there can be, exceptionally, there can be projects which may have cash inflows for 100 years. Like we are building up bullet train. Initially, we talked of those examples. So we are building up bullet train. So we are expecting bullet train to run for 50 years at something. Or let's say railway started in 1854. I don't know those railways exist today, because many of the things have been modernized and have been tracks have been relayed, engine technology has changed, coaches have changed. So therefore, we really do not know that those projects which were started in 1854, whether those projects exist today. Uh, so taking, let's say, 50-year cycle may still be reasonable for many of the projects. Uh, and still many more projects may be there which may be running for 15, 20, 30 years. But there the discount rate becomes lower. When you're talking of such higher rates, the discount rate expected, because there are few takers of such projects, and you generally find even the discount rate is lower. So you really don't go beyond 9-10%. When you don't go beyond 9-10%, so you'll find this table when you construct on Excel sheet, although in the book only a limited information is given, but on Excel sheet you can construct. So whatever limited information is given in your textbook, that would be valid, would be relevant when you are using it in the examination. But otherwise, today with the computational tools, you have all the capability to apply any kind of discount rate which is there. So that you must understand fundamentally, because it is based on that. Entire understanding of the investment decision is based on the idea of time value money and net present value. Okay, I think I stop here. uh, my request again to you people, that you must come up with your questions, you must raise doubts in between,
that not only bring interactivity in the discussion, it also helps you to understand it better and feel, comfortable, feel fearless when you are sitting in the class. Because my purpose of lecturing is that you get what I'm saying. So I stop here. Okay, sir. Thank you, sir. Thank you Pragya. Bye, sir. Thank you, sir. थैंक यू ऋषिका, वैसे भी बोला करो. Yes, sir. Excuse me, sir. Yes. Sir, I have a doubt. Yeah, tell me Sir, Gautam. on what basis we take the decision in case of the IRR technique? Like we know IRR is that discount rate at which the net present value is zero, and we also have our own discount rate also. So on what basis we take the decision, sir? See, initially when you are able to calculate IRR, so definitely the one which has better IRR, given everything else equal, higher the IRR, better it is. So, sir, what's the role of the discount rate there? The point that I was making at that stage was that assuming the discount rate is different, then it becomes relevant. If the discount rate of the projects that you are comparing is same, then it is not important. Because in any case you are going to select the one with the highest IRR. But if the discount rates are different, because discount rate shows the cost of capital. For a risky project, generally capital money doesn't come easily. Capital money come with a higher cost. Yes, sir. Taking a very unusual example, let's say somebody wants to put money in horse race. So you have to put your own money in a horse race. If you go and want to ask somebody else, number one, it is illegal. So for illegal, you will not get money, and if at all you get money, it will come at a very high cost. So in that sense, K becomes relevant. Or let's say you are getting into taking not this illegal example of a kind of illegal activity. Let us say in some countries of the world it is legal also, but taking an example where the business is risky, capital will not come so easily. Capital will come at a higher cost. So though the internal rate is higher, even the cost of capital is also higher, and that's where the cost of capital becomes important. Okay, sir. Thank you, sir. Got it.